हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं उत्तर भारत का सबसे बड़ा बरगद का पेड़। मैं मुकेश कौशल आज आपको यहीं पर लेकर चलूँगा। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गुरुग्राम यानी गुड़गांव से। सुबह के 3:30 बजे हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन योगा एक्सप्रेस का, जो अहमदाबाद से चलकर दिल्ली हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक जाती है। इतनी जल्दी कोई ऑटो मिलता नहीं है, इसलिए हमें बाइक लेकर आनी पड़ी। रेलवे स्टेशन की पार्किंग 24 आवर्स ओपन रहती है और काफ़ी सस्ती भी है। योगा एक्सप्रेस गुड़गांव पहुंचती है सुबह 3:45 बजे। हमें इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसीलिए आंखों में नींद भरी हुई है। लेकिन हमने स्लीपर क्लास की टिकट बुक कर रखी है, वो भी अपर बर्थ, तो शायद ट्रेन में थोड़ी देर सोने को मिल जाएगा। वैसे ट्रेन में नींद कम ही आती है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। 4 घंटे की जर्नी के बाद हम सुबह 8 बजे पहुंच गए मुजफ्फरनगर और किराया लगा स्लीपर क्लास का 150 रुपये। आज हम जा रहे हैं शुक्रताल, जो मुजफ्फरनगर से भी 30 किलोमीटर आगे है। शुक्रताल के लिए मुजफ्फरनगर के भोपा बस स्टैंड से बसें मिलेंगी, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां तक जाने के लिए ई रिक्शा ने चार्ज किए केवल 10 रुपये। इस रूट पर सवारियां कम ही होती हैं, इसलिए बस वाले काफ़ी देर के बाद चलते हैं। लगभग 8:30 बजे हमारी बस चली और वो भी बिजनौर जा रही थी। हम इसी बस में बैठ लिए और उतरे मोरना नामक जगह पर। यहाँ तक का किराया लगा 30 रुपीज़। यहाँ से शुक्रताल केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मोरना में सबसे पहले हमें दिखाई दी ये ड्राइवरलेस गाड़ी। सोशल मीडिया पर कई बार हमने इस तरह के वीडियो देखे हैं, तो हमें लगा कि ये एडिटिंग करते होंगे, लेकिन आज ये ओरिजिनल सीन देखने को मिला। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद हमें प्राइवेट ई रिक्शा करना पड़ा, जिसे लोकल लोग मेट्रो कहते हैं। लगभग 9:45 बजे हम शुक्रताल पहुंचे और सबसे पहले हम गए आचार्य सुखदेव के इस मंदिर में, जहां पर भागवत कथा का जन्म हुआ था। जी हाँ, सबसे पहले आचार्य सुखदेव ने राजा परीक्षित को यहीं पर भागवत कथा सुनाई थी। इस जगह पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जिसे 5000 साल पुराना होने का दावा किया जाता है। यदि साइंटिफिकली बात करें तो ये लगभग 100 साल पुराना वृक्ष तो ज़रूर होगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों हम कोलकाता गए थे, जहाँ पर हमने ग्रेट बनियान ट्री देखा जो 250 वर्ष पुराना था। तो उससे यदि तुलना की जाए तो ये शायद 100 साल तो पुराना ज़रूर होगा। ये पवित्र बरगद का पेड़ एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की हुई है। यदि इस जगह को खुला छोड़ दिया जाता और यहाँ पर कोई पार्क वगैरह बना होता तो शायद इसकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हुई होती। अभी हम आचार्य सुखदेव जी का जो मुख्य मंदिर है उसकी छत पर हैं, और इस छत का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इस पवित्र बरगद के पेड़ की शाखाओं से घिरा हुआ है, और यहाँ से पूरा शुक्रताल दिखाई देता है। शुक्रताल के अंदर कई सारे मंदिर हैं, जिनको हम एक एक करके कवर करेंगे। वो सभी मंदिर यहाँ से दिखाई देते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो आकर्षक चीज़ लगी वो है ये पवित्र बरगद का पेड़। हम यहाँ पर पहुँचे थे अप्रैल मंथ के लास्ट वीक में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए पैदल घूमने की बजाय हमने ई रिक्शा हायर की। अपना नाम बता दो पहले तो। अंशुल कुमार। अच्छा, अंशुल कुमार जी। जी हाँ जी, कहाँ कहाँ पे चलोगे वो बता दो हमें। एक तो नवग्रह मंदिर पे दिखाऊंगा, शनिदेव मंदिर, फिर नीलकंठ, अच्छा फिर जानकी मंदिर, फिर पार्वती मंदिर, अच्छा फिर दुर्गा धाम, शिव मंदिर, फिर नक्षत्र वाटिका, गणेश मंदिर, हनुमान धाम, अच्छा अच्छा। फिर सुखदेवी। और वो जो गंगा जी में स्नान करते हैं वहाँ पे ले चलोगे? जी गंगा जी पे भी डुबकी लेके लगा सकता हूँ मैं भी? जी। चलो ठीक है, थैंक यू। सामने आप देख पा रहे हैं शुक्रताल का मुख्य द्वार। आते वक्त हम इसको कवर नहीं कर पाए थे। जैसे ही आप इस द्वार से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाई देगा नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर से आगे थोड़ा राइट साइड में गांव के अंदर जाएंगे तो आपको ये जानकी मंदिर दिखाई देगा, जो अभी निर्माण अधीन है। इस मंदिर में बहुत ही अच्छा राम दरबार सजाया गया है। जहाँ से निकलकर हम गए पास के एक गांव में। गांव का नाम था फिरोजपुर बांगड़। अंशुल आज हमें कुल 12 किलोमीटर घुमाएगा और जितने भी आसपास के मंदिर हैं वो सभी दिखाने वाला है, और इसने चार्ज किए हमसे केवल 200 रुपये। गांव के बाहर एक टीले पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है, जो काफ़ी प्राचीन है।
यदि रूरल लाइफ आपको अपील करती है तो यहाँ पर आप जरूर जाएं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास या तो अपनी गाड़ी होगी या ई रिक्शा आपको हायर करना पड़ेगा। तो यदि आप हायर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट शुक्रताल में भी कई सारे मंदिर हैं जिनको हम बाद में कवर करेंगे, तो वो मंदिर आप देख सकते हैं। इस एरिया के अंदर 2 मंदिर हैं, एक तो पहले जो हमने देखा नीलकंठ महादेव का मंदिर, और दूसरा ये है पांडवकालीन मंदिर जो माँ दुर्गा को समर्पित है। यहाँ पर जो मंदिर है वो बताया जाता है कि वो अपने आप प्रकट हुआ है, यानी भूमि से निकला है। इस दीवार पर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, आप चाहें तो वीडियो को रोककर उसे पढ़ सकते हैं। साथ ही मंदिर के अंदर एक विशाल दुर्गा माँ की प्रतिमा भी बनाई गई है। और यदि मंदिरों के अंदर ऐसे वृक्ष दिखाई दें तो उनकी शोभा और भी बढ़ जाती है। हम वापस शुक्रताल में आ गए हैं। शुक्रताल के बिल्कुल आउटर में यानी लास्ट के अंदर ये मंदिर है जिसे माँ दुर्गा धाम कहा जाता है। यहाँ पर माँ दुर्गा की बहुत ही सुंदर, विशाल और भव्य प्रतिमा है। दुर्गा धाम के नज़दीक ही है शिव धाम। ये दोनों मंदिर शुक्रताल बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान शिव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा। इस मंदिर के अंदर एक संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ पर विद्यार्थी संस्कृत और सनातन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। शुक्रताल गांव के एंड में एक नहर भी बहती है जो शायद गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। यदि आप इस नहर के साथ साथ जाएंगे तो कुछ दूर चलने के बाद आपको एक बहुत ही सुंदर वाटिका दिखाई देगी जिसका नाम है नक्षत्र वाटिका। आप भले ही 1-2 मंदिरों में कम जाएं, लेकिन इस वाटिका में जरूर जाएं, बहुत ही सुंदर है ये वाटिका। अप्रैल महीने में पेड़ों पर नई पत्तियां आ जाती हैं, इसलिए ये वाटिका और भी सुंदर लग रही है। इस नेचर पार्क के अंदर कोई एंट्री टिकट नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह आप देख रहे हैं इसको मेंटेन करके रखा गया है। और यहाँ पर जो डिफरेंट जोडियक साइन होते हैं उनके पेड़ लगाए गए हैं। हालांकि हम इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट यस, ये जो भी पेड़ हैं वो काफ़ी रेयर स्पीसीज़ के पेड़ हैं, आमतौर पर दिखाई नहीं देते। गार्डन के बीच में भगवान शिव की प्रतिमा बहुत ही मनभावन लग रही थी। इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है कल्प वृक्ष। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के अंदर जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं में से एक था कल्प वृक्ष या कल्पतरु। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को पृथ्वी पर लेकर आए थे। माना जाता है कि यह पवित्र वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। साइंटिफिकली बात करें तो यह पेड़ है बाओबैब का, जो इंडिया में तो बहुत कम पाया जाता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में यह पेड़ बहुत कॉमन है। एनीवे, चाहे जो भी हो, यदि आप कल्पतरु या कल्पवृक्ष को देखना चाहते हैं तो शुक्रताल की इस नक्षत्र वाटिका में जरूर जाएं। वाटिका से चल के हम वापस गांव के अंदर आ गए हैं। शुक्रताल गांव में जो सुखदेव जी का मंदिर है उसके अलावा 4 मेन टेम्पल हैं। 2 टेम्पल गांव के परली तरफ थे, दुर्गा धाम और शिव धाम। बाकी के 2 टेम्पल वाटिका के नज़दीक पड़ते हैं, जिनमें से एक है यह हनुमान जी का धाम। चूँकि शुक्रताल के अंदर भागवत कथा का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ के जितने भी मंदिर हैं उन सभी में आपको भागवत कथा हॉल जरूर मिलेगा और वहाँ पर भागवत कथा चलती रहती है। हनुमान जी के टेम्पल के बिल्कुल नज़दीकी है ये गणेश जी का मंदिर। वैसे तो शुक्रताल एक छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं और काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं। अभी सामने आप देख रहे हैं ये है अंबेडकर धर्मशाला। ज़्यादातर तीर्थयात्री अपनी गाड़ी से ही शुक्रताल जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आप कैसे शुक्रताल पहुंच सकते हैं, ये जानकारी देने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। एक बार वापस हम आ गए हैं शुक्रताल की गंगा नदी पर, जहां पर एक घाट भी बनाया गया है और आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। कुछ बोट भी यहाँ पर खड़ी हुई थी, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि पानी यहाँ पर बहुत कम था, पता नहीं ये बोट कैसे चलाते होंगे। पानी भले ही कम था लेकिन एकदम साफ था। और गर्मी के अंदर तो ऐसे स्थान पर स्नान करने का आनंद अलग ही होता है। गंगा स्नान के साथ ही हमारा शुक्रताल भ्रमण कंप्लीट हुआ और अंशुल ने हमें वापस बस स्टैंड पर छोड़ दिया। बस स्टैंड के नज़दीक ही
आचार्य सुखदेव जी का मंदिर है और उसके नज़दीक है ये जाट धर्मशाला, जहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए हमने एक रूम ले लिया। दोपहर 12 बजे तक हमारा भ्रमण कंप्लीट हो गया था। गर्मी काफ़ी थी इसलिए हम यहाँ पर आ गए। ये जो रूम है ये पुराने तरीके से बने हुए हैं, इनके अंदर आपको गर्मी का अनुभव नहीं होता। वैसे यहाँ पर पंखे चल रहे थे। यदि आप थोड़ा और एडवांस रूम लेना चाहते हैं तो इसके नज़दीक ही स्वामी राम तीर्थ भवन है ये, जहाँ पर 300 रुपये में आपको 24 घंटे के लिए रूम मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर से हमारी वापसी की ट्रेन शाम को 6:45 बजे थी, इसलिए हम यहाँ पर रुक गए थे। चाय आदि पीकर लगभग 4 बजे हम वापसी के लिए बस में बैठे। यदि खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा आउटलेट नहीं है। गंगा घाट के नज़दीक 2 होटल हैं, एक स्पाइस और दूसरा उपवन। वैसे सादा खाना धर्मशाला में भी मिल जाता है। गर्मियों की बजाय यदि आप सर्दियों में या मानसून में ये यात्रा करते हैं तो आपको रोड के दोनों तरफ लहलहाते हुए खेत दिखाई देंगे, जिससे आपकी यात्रा का मज़ा और भी दुगना हो जाएगा। वापसी में बस ने काफ़ी टाइम लिया। लगभग 5:45 बजे हमें भोपाल स्टैंड पर उतारा, जहां से ई-रिक्शा पकड़कर हम वापस आए मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ये थी हमारी सुकरताल की डे ट्रिप, जो दिल्ली एनसीआर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके एक दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं और इसमें आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आप केवल 500 रुपये में ये यात्रा प्लान कर सकते हैं। जिस ट्रेन से हम गए थे यानी योगा एक्सप्रेस, इसी ट्रेन से हम वापस आए, जो मुजफ्फरनगर से चली 6:45 बजे और गुड़गांव हमें उतार दिया रात को 11:15 बजे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।